नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में देखेंगे आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। और आदर्श गैस वो गैस है जिसके कणों के मध्य न कोई आकर्षण है न कोई प्रतिकर्षण है, जो समस्त ताप और दाब की परिस्थितियों पर बॉयल, चार्ल्स और अवोगाद्रो के नियमों का पालन करती है, वो आदर्श गैस है। और उसके लिए अपन एक आदर्श गैस समीकरण बनाएंगे बॉयल, चार्ल्स और अवोगाद्रो के नियमों से। गैसों के नियमों में बॉयल का नियम था, बॉयल के नियम से V व्युत्क्रमानुपाती P, प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम घटता है, किस पर? स्थिर टेम्परेचर n पर। फिर चार्ल्स के नियम से, चार्ल्स का नियम अपना था V समानुपाती किसके था? टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा वॉल्यूम घटेगा। स्थिर प्रेशर और स्थिर गैस की मात्रा पर। अवोगाद्रो का नियम, अवोगाद्रो का नियम, उसमें क्या था? V वॉल्यूम गैस के अणुओं के समानुपाती था। गैस के मोल जितने ज़्यादा होंगे गैस का वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होगा, स्थिर TPN पर। टेम्परेचर, प्रेशर और गैस की मात्रा पर। इन तीनों समीकरणों से, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से, 1, 2 व 3 से क्या लिख सकता हूँ? बायां भाग तीनों में समान है, तो मैं बायां भाग तीनों में समान है, तो दाएं भाग में से कौन किसके बराबर है? समानुपाती है। तो V के समानुपाती N, V के समानुपाती T है, तो ये तो हो गए समानुपाती। और V के व्युत्क्रमानुपाती है P, ये P हो गया। अब मैं इससे क्या लिख सकता हूँ? PV समानुपाती NT। P को इधर ले जाके गुणा कर दिया, समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट दे देंगे R और NT। मैं इसी को लिख सकता हूँ PV बराबर NRT। और यहाँ R है वो है सार्वत्रिक गैस नियतांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R गैस स्थिरांक है, गैस नियतांक है, सार्वत्रिक गैस नियतांक भी कहलाता है। तो ये तो हुआ आदर्श गैस समीकरण, ये समीकरण नंबर 4 आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। अब आगे देखो, अपन सार्वत्रिक गैस नियतांक R की इकाई देखते हैं। आदर्श गैस समीकरण था PV = NRT। R बराबर क्या लिख सकता हूं? R बराबर लिख सकता हूं PV बटा N और T को इधर ले आए तो भाग लग जाएगा NT। अब R की इकाई निकालने के लिए यह है प्रेशर यानी दाब, V है आयतन यानी वॉल्यूम, N पदार्थ की मात्रा है यानी मोल, और T है ताप। R की इकाई इन सब की इकाइयों पर डिपेंड करेगी। तो दाब बराबर आपको पता है, दाब P बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो दाब की जगह मैं रख सकता हूं बल बटा क्षेत्रफल इंटू आयतन बटा मोल इंटू ताप। क्षेत्रफल को नीचे ले आए तो ये हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल, नीचे आ जाएगा बल इंटू आयतन, क्षेत्रफल नीचे शिफ्ट कर दिया है, क्षेत्रफल गुणा मोल और गुणा ताप। अब आपको पता है क्षेत्रफल लंबाई का स्क्वायर और आयतन
लंबाई का क्यूब होता है, यानी ये आयतन और क्षेत्रफल है वो लंबाई के ही मात्रक काम में लेते हैं। इनके लिए R बराबर हो जाएगा बल गुणा लंबाई की पावर 3 भुजा क्यूब आयतन और क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर लंबाई का स्क्वायर गुणा मोल गुणा ताप। अब इन दोनों का आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। बल गुणा 3 में से 2 गया, 1 लंबाई बच जाएगी ऊपर, इसको काट दो, ये 3 - 2 हो जाएगा बटा मोल गुणा ताप। अब बल गुणा लंबाई यानी कार्य बराबर होता है F × S, यानी बल और विस्थापन का गुणनफल है बल और लंबाई, विस्थापन का मतलब कार्य। तो R बराबर हो जाएगा कार्य मोल ऊपर आएगा मोल इनवर्स और ताप ऊपर आएगा ताप इनवर्स। कार्य का मात्रक जूल होता है तो R की इकाई अपने को मिलती है जूल। कार्य और ऊर्जा, कार्य ऊर्जा इकाई जूल होती है तो कार्य की इकाई जूल। ताप की अपन केल्विन में लेते हैं तो केल्विन इनवर्स और मोल की मोल इनवर्स। तो एक अपने को मिलती है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स या कार्य इंटू मोल इनवर्स इंटू ताप इनवर्स। तो इकाई किस पे डिपेंड करेगी, इकाई अपने पास दाब, आयतन, मोल और ताप, इन पर R की इकाई निर्भर करेगी। अब अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग परिस्थितियों में अपन R की इकाई अलग अलग निकाल सकते हैं। अब देखो R बराबर, यदि दाब 1 बार हो, आयतन 1 मोल आदर्श गैस का 273.15 केल्विन पर 22.7 लीटर हो और ये 1 मोल इंटू 273.15 केल्विन पर यानी 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोल आदर्श गैस का आयतन कितना होता है, 22.7 लीटर होता है। तो R बराबर 1 इकाई आ जाएगी अपने पास, 22.7 को 273 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.083, फिर आ जाएगा बार लीटर मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। टेम्परेचर रखा है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.15 केल्विन। अब बार की जगह पास्कल रख दें, 1 बार बराबर होता है 10 की पावर 5 पास्कल। तो देखो, और 1 लीटर बराबर होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो 1 बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल रख दूं, ये हो जाएगा 10 की पावर 5 पास्कल इंटू 22.7 गुणा 1 लीटर में इतने मीटर क्यूब होते हैं तो 22.7 लीटर में 22.7 गुणा 10 की पावर -3 मीटर क्यूब हो जाएंगे बटा ये मोल गुणा 273.15 की। इसको इससे डिवाइड करेंगे और ये 10 की पावर 2 बच जाएगी, यानी 10 की पावर 2 इंटू 0.083, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 0.083 और ये आगे आ जाएगा पास्कल, मीटर क्यूब, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो R बराबर आ जाएगा 8.31 पास्कल, मीटर क्यूब, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स अपने पास ये प्राप्त हो जाएगी। अब R की अपन एक और इकाई चाहते हैं तो आ जाएगा, यदि दाब 1 atm हो,
1 ATM हो गुणा 22.7 लीटर 1 मोल आदर्श गैस का आयतन हो, ये 1 मोल हो ही गया, ये 273.15 केल्विन पर 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये आ जाता है 0.083 ATM यानी वायुमंडल, लीटर, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। एक इकाई अपने को ये मिल जाएगी, एक इकाई अपने को आर की ये मिल जाएगी। अब अपन 298 केल्विन पर आर की इकाई निकालते हैं। अब 298 केल्विन पर आदर्श गैस का आयतन 24.7 लीटर होता है। तो देखो यहां रख दूं मैं 10 की पावर 5 पास्कल एक बार की जगह, ये हो जाएगा 22.7 की जगह 24.789 लीटर। इतने तापमान पर 298.15 केल्विन पर 298.15 केल्विन ताप पर आदर्श गैस के 1 मोल का आयतन 24.789 लीटर होता है, बटा 1 मोल गुणा 298.15 केल्विन। अब 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो 10 की घात 5 पीए बराबर हो जाएगा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 24.789 लीटर का मतलब हो गया -3 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में बदलना है तो 10 की पावर -3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मोल गुणा 298.15 की। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आता है 0.0314 -3 + 5 10 की पावर 2 न्यूटन मीटर से ये कट जाएगा, कितना बच जाएगा मीटर, ये बच जाएगा न्यूटन मीटर और मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और न्यूटन मीटर को कहते हैं जूल, तो यह आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 8.314 न्यूटन मीटर को कहते हैं जूल, एक है केल्विन इनवर्स और एक है मोल इनवर्स। तो आर की एक और इकाई आ जाती है अपने पास 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो इस प्रकार से आर की कई सारी इकाइयाँ अपन निकाल सकते हैं। अब देखो अपन देखते हैं संयुक्त गैस नियम। एक निश्चित मात्रा वाली गैस के लिए प्रारंभिक स्थिति में ताप T1, आयतन V1 और प्रेशर दाब P1 हो, जो अंतिम स्थिति में बदलकर T2, V2 एवं P2 हो जाता है। तो आदर्श गैस समीकरण है PV बराबर nRT। तो निश्चित मात्रा वाली गैस के लिए n स्थिर रहेगा, R गैस स्थिरांक सभी गैसों के लिए समान होता है, तो ये हो जाएगा P1 V1, ये प्रारंभिक स्थिति में हो जाएगा। प्रारंभिक स्थिति में P1 V1 बराबर nRT1। अंतिम स्थिति में P2 V2
NrT2। T1 को इधर उठा के इधर ले आऊं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा P1V1 बटा T1 बराबर NR, और इसमें T2 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा P2V2 बटा T2 बराबर NR। दायां भाग बराबर है तो बायां भी आपस में बराबर होगा समीकरण 1 और 2 से। तो P1V1 बटा T1 ये एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये बराबर हो जाएंगे P2V2 बटा T2। इसको कहते हैं संयुक्त गैस नियम। इस समीकरण को संयुक्त गैस नियम के नाम से जाना जाता है। यदि अपने को इन 6 चर राशियों में से 5 पता हो तो छठवीं राशि का अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। यह है P1V1, प्रारंभिक स्थिति के लिए 1 और अंतिम स्थिति के लिए 2 काम में ले रहे हैं, तो P1V1 बटा T1 बराबर P2V2 बटा T2। ये संयुक्त गैस नियम के नाम से जाना जाता है। अपन निकालते हैं गैसीय पदार्थ के घनत्व और मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध है। D और कैपिटल M। आदर्श गैस समीकरण है PV = nRT। यदि मैं इसको V को इधर ले जाऊं और R और T को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा N बटा V बराबर V इधर गया RT इधर आ गया, तो ये हो जाएगा P बटा RT। आदर्श गैस समीकरण से N/V बराबर P बटा RT। अब N पदार्थ के मोल हैं और मोल बराबर होता है पदार्थ का ग्रामों में द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। पदार्थ का ग्रामों में द्रव्यमान स्मॉल m बटा मोलर द्रव्यमान, तो n की जगह मैं रख दूं m बटे m। ये वैल्यू यहां रखने पर m बटा v इंटू m बराबर p बटा RT। द्रव्यमान बटा आयतन D बराबर होता है m बटे v, तो m बटे v की जगह क्या रख दो, इसकी जगह D रख दो, तो D बटा m बराबर p बटा RT। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, PM = DRT। m बराबर p को इधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा, m = DRT बटा p। m बराबर DRT बटा p। यूं कह सकता हूं क्या, ये R कांस्टेंट हो, T कांस्टेंट हो और प्रेशर भी कांस्टेंट हो, तो m समानुपाती D। m बराबर DRT बटे P, यानी गैस का घनत्व गैस के मोलर द्रव्यमान के समानुपाती होता है, और उनमें ये रिलेशन है m बराबर DRT बटा P। D घनत्व है, R गैस स्थिरांक है, T टेम्परेचर है और P प्रेशर, m समानुपाती D। देखो अपने पास एक न्यूमेरिकल है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 760 mmHg दाब पर एक गैस 600 ml आयतन घेरती है। किसी अन्य स्थान पर, स्थान चेंज हो गया है, ताप इतना है, आयतन 640 है, 10 डिग्री सेल्सियस पर आयतन 640 है, तो गैस का दाब क्या होगा। तो प्रारंभिक स्थिति में टेम्परेचर दे रखा है T1 बराबर 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 जोड़ोगे तो 298 केल्विन। दाब दे रखा है यानी P1 दे रखा है 760 mmHg, और गैस का वॉल्यूम यानी V1 दे रखा है कितना, 600 ml। अब वो कह रहा है किसी अन्य स्थान पर टेम्परेचर, यानी दूसरी परिस्थिति में परिस्थितियां बदल गई, टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 बराबर कितना हो जाएगा, 283 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दो, केल्विन में आ जाएगा। T2 आयतन दे रखा है V2, दूसरी परिस्थिति में दूसरे स्थान पर आयतन इतना है,
तो गैस का दाब पूछ रहा है, यानी P2। संयुक्त गैस नियम से, संयुक्त गैस नियम से P1 V1 बटा T1 इज इक्वल टू होता है P2 V2 बटा T2। जो वैल्यू जिसकी है जहां है वो रख दो। देखो P1 है 760 mm Hg, मिलीमीटर मरकरी दाब की एक इकाई है, गुणा V1 कितना है 600 ml बटा टेम्परेचर 298 केल्विन, बराबर P2 कितना है, P2 याद करना है, P2 गुणा V2 640 ml बटा T2 कितना है 283 केल्विन। तो P2 याद करने के लिए इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 760 mm Hg गुणा 600 ml गुणा 283 केल्विन, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर P2 और इस 640 को ला करके इधर मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, 298 केल्विन गुणा 640 ml। केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, ml से ml कैंसिल हो जाएगा, प्रेशर आ जाएगा कितना P2 बराबर आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई कैलकुलेट करेंगे तो ये प्राप्त होता है अपने को 676.6 mm Hg। ये दूसरी परिस्थिति में प्रेशर हो जाएगा, पहले कितना था 760 था, अब कितना हो गया 676, यानी टेम्परेचर क्या हुआ था, टेम्परेचर 25 से 10 हो गया, घट गया, तो प्रेशर है वो भी घट जाएगा, 760 से 676.6 mm Hg प्राप्त होता है।